Hello everyone. We continue the last topic. Our chapters is basic accounting terms. इसमें हमने कुछ टर्म्स रीड कर लिए हैं, उससे आगे के टर्म्स को आज हम स्टडी कर रहे हैं. सो टर्म्स है 16th सेल्स. व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या होती है? सेल्स वो गुड्स होता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल होता है. सेल ऑफ गुड्स दैट आर डील्ड बाय द फर्म. इट इंक्लूड्स कैश एंड क्रेडिट. यानी सेल्स क्या होती है? सेल वो गुड्स है जिसे एक फर्म अपनी डीलिंग में यूज़ करती है, जो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, जिसमें वो अपने गुड्स की सेल परचेज करती है. तो जिस गुड्स में वो डीलिंग कर रही होती है उसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स. सेल्स में कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल भी दोनों इंक्लूड होती है. कैश सेल मतलब नगद बिक्री और क्रेडिट सेल मतलब उधार बिक्री, दोनों इंक्लूड होती है. तो ये होती है सेल्स, जिसमें एक फर्म गुड्स को डील कर रही होती है. नेक्स्ट है सेल रिटर्न. सेल रिटर्न क्या होता है? जब कोई परचेजर गुड्स को परचेज करके ले जाता है तब उसे कोई गुड्स में कोई भी शिकायत होती है या डिफेक्टिव हो या कोई और वजह हो तो वो गुड्स को हमें रिटर्न कर जाएगा. तो गुड्स रिटर्न बाय द परचेजर और गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर इज कॉल्ड सेल रिटर्न. इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है. अब सेल वर्ड का यूज़ कम होने लगा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड का यूज़ ज़्यादा होने लगा है. ये ज़्यादातर कंपनी में ये वाला वर्ड चलता है. जो फर्म होती हैं उनमें तो सेल वर्ड ही चलता है, लेकिन कंपनी में सेल की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज़ होने लगा है. तो क्या है? इट मीन्स रेवेन्यू अर्न बाई द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इसने कुछ भी अर्न किया हो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है. दिस टर्म इज प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट. कंपनी एक्ट की शेड्यूल 3 में इस वर्ड को प्रेस्क्राइब्ड किया है. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सेल ऑफ गुड्स जो कि नेट हो. नेट का मतलब सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दी गई हो. सर्विस, सेल ऑफ सर्विस, सर्विस से कोई इनकम हो गई है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बनेगी. इंटरेस्ट का रिसीव्ड हो जाना, डिविडेंड का रिसीव्ड हो जाना, रेंट का रिसीव्ड हो जाना, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्लूड हो जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड है गुड्स. गुड्स क्या होता है? इट इज़ फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड. जिस बिजनेस में जो फिजिकल आइटम है जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं वही गुड्स है. जैसे कि एक फर्नीचर का शोरूम है. फर्नीचर का शोरूम है तो वो अपने यहाँ पे गुड्स क्या रखेगा? फर्नीचर को ही रखेगा. टेबल है, कुर्सी है, ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या है? गुड्स है. और उन्हीं में से कोई गुड्स वो अपने यूज़ के लिए अपनी शोरूम में रख लेता है. जैसे कि उसने अपने बैठने के लिए चेयर रख ली. अगर सेल पर्पस से है वो गुड्स तो वो गुड्स बोला जाता है. अगर वो गुड्स आपने अपनी एज अ प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर लिया तो वो गुड्स असेट्स बन जाता है. तो सेलिंग पर्पस के लिए जो भी कुछ परचेज किया जाएगा वो सब की सब क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है. तो ये फिजिकल आइटम होता है ट्रेड का. इट मेक्स सेल्स एंड परचेज. इसी अगर गुड्स नहीं होगा तो सेल परचेज भी नहीं कर पाएंगे. तो इट मेक्स सेल्स और परचेज. इट इज़ आल्सो एज स्टॉक इन ट्रेड. इसी को हम स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं कि हमारी ट्रेड में कितने रुपए का स्टॉक है. तो गुड्स क्लियर हुआ. नेक्स्ट आइटम है हमारा स्टॉक. स्टॉक क्या होता है? इट इज़ अ करेंट असेट्स. स्टॉक करेंट असेट्स होती है. हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल. इसे सेल के पर्पज से हमने रख रखा है. इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सेल के पर्पज से इसे रख रखा है अपने यहाँ पर, इसलिए ये स्टॉक बोला जाता है. ये करेंट असेट्स होती है. ये दो तरीके का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. अगर हमारी ट्रेडिंग फर्म है यानी गुड्स को परचेज करते हैं और उसे सेल कर देते हैं, हमारी ट्रेडिंग फर्म है तो हमारी ट्रेडिंग फर्म में दो तरीके का स्टॉक हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक
और क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जब किसी ईयर की बिगिनिंग में जो स्टॉक होता है हमारे पास इन हैंड, वो स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। और जो गुड्स ईयर एंड पे सेल होने से रह जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ मैन्युफैक्चरिंग फर्म भी होती हैं जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं और फिर सेल करती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में 3 टाइप्स का स्टॉक हो सकता है। कौन कौन सा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि वो पहले क्या करते होंगे, स्टॉक रॉ मटेरियल का परचेज करते होंगे, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है उनके यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, फिर उसे बनाना चालू करेंगे। तो कुछ माल पूरा बन जाता है, कुछ माल अधबना रह जाता है जिस पे अभी और काम होना बाकी है। तो ऐसा माल जिस पे अभी और काम होना बाकी है, ऐसा स्टॉक बच जाए तो उसे बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पे अभी और काम होना है। और लास्ट में जो गुड्स बन चुका, रेडी टू सेल है, जिसे आप सेल करने के लिए तैयार है, वो स्टॉक होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में 3 तरीके का हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। ओके। और इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फर्म में ये भी हो सकता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ईयर के ओपनिंग में इनके पास रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है और फिनिश गुड्स कितना है। यानी ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक ओपनिंग भी हो सकते हैं और क्लोजिंग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा टर्म नंबर 21, ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स होती है और ये वो अमाउंट होती है जो एक एंटरप्राइजेस को मिलेगी जिसके बदले उसने गुड्स को सोल्ड किया है किसी पर्सन को, और उस पर्सन ने हमें अमाउंट देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन वो अमाउंट अभी हमें रिसीव्ड नहीं हुई है, रिसीवेबल है। तो वो अमाउंट जो गुड्स को बेचने से या सर्विस को देने से हमें किसी पर्सन से मिलने वाली होती है, वो हमारी बिल्स रिसीवेबल होती है। तो इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस देने से या गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट हमें रिसीवेबल है वो ये अमाउंट होती है ट्रेड रिसीवेबल। सर्विस रेंडियर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हमने सर्विस किसी को दी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हमारे बिजनेस करने का मेन पर्पज है वो। इट इज़ करेंट असेट्स, इट इंक्लूड्स डेटर्स एंड BR। इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। BR फॉर बिल्स रिसीवेबल होता है। तो डेटर्स कौन होते हैं? तो डेटर्स समझते हैं, इट इज़ अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू एंटरप्राइज। ये वो पर्सन है जिस पर अमाउंट रेडी है, किसकी? एंटरप्राइजेस की। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस की, यानी जिस पर्सन पर बिजनेस एंटरप्राइजेस की अमाउंट रेडी है, वो पर्सन हमारा क्या है? वो हमारा पर्सन रेडी है, वो हमें अमाउंट देगा। क्रेडिट सेल अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। क्यों? उस पर्सन पर क्यों ड्यू है वो अमाउंट? क्योंकि हमने उस पर्सन को क्रेडिट सेल करी थी, उधार माल बेचा था या उसे सर्विस दी थी हमने, इसके बदले वो पर्सन हमारा रेडी है और उसी पर्सन को हम क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। तो ये वो पर्सन होता है जो ओज है टू द एंटरप्राइजेस फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडियर्ड। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? अब डेटर का मतलब समझो, डेटर वो लोग होते हैं जो हमें पैसा देंगे। अब जब हम डेटर से पैसा लेने जाते हैं तो डेटर हमें डेट पे डेट देता रहता है कि आप 1 महीने बाद आओ, आप 2 महीने बाद आओ, आप 3 महीने बाद आओ। ऐसा मोस्टली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देखा गया है कि डेटर टाइम पे पेमेंट नहीं देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम डेटर से रिटन कंसेंट ले लेते हैं। डेटर से हम रिटन कंसेंट ले लेते हैं कि हमें लिख के दे कब पेमेंट करेगा। तो जब डेटर ऐसा कर देता है, स्टैम्प पेपर पे हमें लिख के दे देता है कि हम इस डेट को पेमेंट करेंगे, तो वही डेटर कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्स रिसीवेबल में। ओके, ये बिल्स रिसीवेबल भी डेटर होते हैं, बट
स्पेसिफाइड डेट इन्होंने हमें बताई हुई है और हमें रिटन में लिख के एक पेपर साइन करके हमें दिया हुआ है, तो डेटर ही क्या हो जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल हो जाते हैं। ठीक है, बस फ़र्क कितना होता है, डेटर से हमें पता नहीं कब अमाउंट मिलेगी, लेकिन बिल्स रिसीवेबल वालों से हमें टाइम स्पेसिफाइड होता है, डेट स्पेसिफाइड होती है, हमें इस टाइम पर अमाउंट मिलेगी। बस इतना सा अंतर है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें यानी बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड होते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाई डेटर्स। बोला था ना मैंने, डेटर ने एक्सेप्ट करा है। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड डेट को ये अमाउंट पेड कर देगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, ट्रेड पेबल्स पे। ये ट्रेड पेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल का जस्ट अपोजिट ट्रेड पेबल होता है। जब हम माल बेचते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल एग्जिस्टेंस में आते हैं, जब हम उधार माल खरीद के लाते हैं, क्रेडिट परचेज करके लाते हैं, तो ट्रेड पेबल्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, और ये करेंट लायबिलिटीज होते हैं, ये करेंट असेट्स होते हैं और ये करेंट लायबिलिटीज होते हैं। इट इज़ अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेकन, या तो हमने किसी से सर्विस टेक करी है या गुड्स परचेज करा है, इसके बदले में जो अमाउंट हमें देनी पड़ेगी दी नहीं है तो देनी पड़ेगी, इसलिए वो अमाउंट क्या होती है, ट्रेड पेबल्स होती है। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। इसमें क्या इंक्लूड होता था, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, और इसमें इंक्लूड होते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर कौन होते हैं, इट इज अ पर्सन टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेकन। यानी कि ये वो पर्सन होता है जिसका एंटरप्राइजेज ही रेडी है, यानी ये वो पर्सन है जिसे एंटरप्राइजेस कुछ अमाउंट पे करेगा। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस उस पर्सन को कुछ अमाउंट पे करेगा फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस और सर्विस टेकन। ओके, अब जैसे इसमें रिटन कंसेंट मिल जाती है, ऐसे यहाँ पर इनको हम रिटन कंसेंट दे देते हैं। तो क्रेडिटर हमारे पास पेमेंट लेने आया, हमने मना कर दी अभी नहीं है, नेक्स्ट मंथ आना। वो नेक्स्ट मंथ आया, फिर हमने उससे बोल दिया नेक्स्ट मंथ आना। तो क्रेडिटर क्या कहेगा, अब नहीं आऊँगा, अब तो रिटन कंसेंट दो, मुझे पेमेंट कब दोगे। तो जब कोई क्रेडिटर हमसे रिटन में कंसेंट ले जाता है तो वही क्रेडिटर क्या बन जाता है, बिल्स पेबल बन जाता है। तो मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड, ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमने एक्सेप्ट करके दिया है, यानी बिजनेस ने एक्सेप्ट करके दिया है। अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन स्पेसिफाइड डेट, जिसकी अमाउंट हम स्पेसिफाइड डेट में पे करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर होता है जो किसी असेट्स को, किसी आर्टिकल को परचेज करने में पे किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में या किसी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में जो एक्सपेंडिचर पे किया जाता है वही एक्सपेंडिचर क्या बोला जाता है, कॉस्ट बोला जाता है। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर है जो किसी आर्टिकल को परचेज करने में, प्रोडक्ट परचेज करने में या एक्टिविटी में खर्च हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है वाउचर। वाउचर क्या होते हैं, वाउचर होते हैं एविडेंस, प्रूफ होते हैं, किसके, एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किया होगा उसका हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। अगर हमने बिजनेस के लिए एक कैलकुलेटर भी परचेज किया है तो उस कैलकुलेटर का बिल होना चाहिए। ये बिल जितने भी होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं वाउचर। ये प्रूफ होते हैं, ये एविडेंस होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। क्यों, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो इन्हीं एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। बिना एविडेंस के बेसिस पे किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो वाउचर क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन के एविडेंस होते हैं, जैसे कैश मेमो है, बिल है, कोई रिसीप्ट है, आपकी डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, ये सारे के सारे क्या है, वाउचर है। तो देखिए
एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या हैं आपके वाउचर होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो इन्हीं बेसिस पे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्काउंट पे। डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट वो अमाउंट होती है जो सेलर प्राइस में कुछ अमाउंट कम कर देता है। जब सेलर प्राइस में कुछ अमाउंट जो अमाउंट होती है, किसी गुड्स की अमाउंट होती है, किसी गुड्स के जो प्राइस होते हैं उन प्राइस में जब कोई सेलर रिबेट दे देता है, इस रिबेट को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। तो किसी गुड्स के प्राइस पर जब कोई सेलर रिबेट दे देता है तो इस रिबेट को क्या बोला जाता है? डिस्काउंट बोला जाता है। ये डिस्काउंट 2 टाइप्स की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जब सेल को इंक्रीज करने के लिए कोई सेलर डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, याद रखेंगे, जब सेल को इंक्रीज करने के लिए कोई ट्रेडर रिबेट देता है, डिस्काउंट देता है, तो ऐसी डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और जब कोई ट्रेडर या सेलर पेमेंट को जल्दी कलेक्ट करना चाहता है अपने डेटर से, तो याद रखेंगे डिस्काउंट 2 तरीके की है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। जब ट्रेडर अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करता है तो ये आपकी ट्रेड डिस्काउंट होती है। और जब ट्रेडर कैश को अर्ली रिसीव करने के लिए डिस्काउंट देता है तो ये कैश डिस्काउंट होती है। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती है और कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है। कैश डिस्काउंट के लिए प्रॉपर डिस्काउंट अकाउंट ओपन किया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन बुक किया जाता है नेट अमाउंट से बुक किया जाता है, यानी कि सेल में से हम डिस्काउंट अमाउंट काट देते हैं, फिर जो अमाउंट होती है उस अमाउंट पे हम एंट्री बनाते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट में क्या होता है? कैश डिस्काउंट की एंट्री भी होती है और प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है और ट्रेड डिस्काउंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? दोज बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि वे बुक्स जिनमें हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। इस बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक है, बैंक बुक है, लेजर है, प्रॉपर जर्नल है और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट हैं। तो याद रखेंगे, जिन बुक्स में हम अपने ट्रांजैक्शन को और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं उन्हीं को हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमें एंट्री। एंट्री क्या होती है? तो एंट्री, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। जब ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। तो व्हेन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज नोन एज एंट्री। ओके, नेक्स्ट हमें हमारा डेबिट। डेबिट क्या है? किसी भी अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। तो किसी भी अकाउंट की लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और ये डेबिट शब्द जो वर्ड लिया गया है इटालियन वर्ड से लिया गया है। इटालियन वर्ड है डेबिटो। इस इटालियन वर्ड डेबिटो से ही डेबिट वर्ड बना है। ओके, ये क्रेडिट अकाउंट की राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है और ये इटालियन वर्ड क्रेडिटो से बना है। राइट साइड ऑफ एन इज द क्रेडिट साइड एंड क्रेडिटो वर्ड इटालियन वर्ड से ये लिया गया है। नेक्स्ट है प्रोपराइटर। ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोपराइटर कौन होता है? प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है और बिजनेस के ऑल रिस्क को बियर करेगा। ओके, तो वो पर्सन जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, ऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस बियर्स करता है, उसी पर्सन को हम प्रोपराइटर बोलते हैं।
तो प्रोपराइटर अ पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। बिजनेस से एसोसिएटेड जितने भी रिस्क हैं उनको बॉर्न करता है और इन्वेस्टमेंट करता है, उसी पर्सन को हम प्रोपराइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन क्या होता है? तो डेप्रीशिएशन फिक्स असेट्स से रिलेटेड होता है। फिक्स असेट्स में उनकी वैल्यू को डाउन हो जाना, किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू का डाउन हो जाना, उसकी वैल्यू का फॉल हो जाना, जितनी वैल्यू फॉल होती है उसी वैल्यू को हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। ये वैल्यू फॉल क्यों होती है? क्योंकि हम असेट्स को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बदले उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, उस साल उतने ही रुपए से डाउन कर देते हैं। तो जिस अमाउंट से उसे डाउन करते हैं वही अमाउंट हमारी क्या होती है, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन इज द फॉल ऑफ वैल्यू इन द फिक्स असेट्स। अब वैल्यू फॉल किन किन रीजन से होती है? सबसे पहला रीजन होता है यूसेज, उसको यूज करने से उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है। इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब टाइम जैसे जैसे पास होगा वैसे भी उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे हम किसी अपनी घर में कोई असेट्स, कोई बाइक वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह खरीद के लाएं और उसे ना चलाएं और अपने घर में रखें, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी डाउन होती जाएगी। तो पासेज ऑफ टाइम या इफ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से भी क्या होता है, किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, फॉल हो जाती है उसकी वैल्यू। और नेक्स्ट रीजन है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस होता है अप्रचलन। जैसे कि आज किसी और चीज़ का यूज़ हो रहा है और उसके बाद वो चलन से बाहर हो जाती है। जब कोई चीज़ चलन से बाहर हो जाती है उसी को बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस, अप्रचलन की वजह से। एक्सीडेंट की वजह से भी किसी फिक्स असेट्स का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वैल्यू में फॉल आ जाता है, ये भी डेप्रीसिएशन का रीजन होता है। तो देखिए, डेप्रीसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। रीजन क्या क्या होते हैं? ड्यू टू यूसेज, ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, एक्सीडेंट। इन सभी वजह से किसी असेट्स की वैल्यू में जो डाउन आता है वही डाउन डेप्रीसिएशन बोला जाता है। इट इज़ एलोकेशन ऑफ फिक्स असेट्स इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। सपोज हम कोई मशीन परचेज करके लाए हैं और वो मशीन 10 ईयर्स चलेगी, तो हम उसे 10 ईयर्स में ख़त्म कर देंगे अपनी बुक्स में से। तो ये पहली लाइन में उन्होंने यही बताया, इट इज़ एलोकेशन ऑफ फिक्स असेट्स इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ये जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, सपोज कोई असेट्स हमने 1 लाख की परचेज की है और उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो हर साल हमें उसे 10,000 रुपीज़ से डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने बोला है ये एलोकेशन ऑफ फिक्स असेट्स होता है इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। उसकी जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है उस पूरी लाइफ में उसे डेप्रीशिएट करके उसे जीरो कर देना होता है, ख़त्म कर देना होता है। तो ये था डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे प्रोडक्शन को सेल होने पर आता है। जब किसी प्रोडक्शन को हम सेल के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जब किसी प्रोडक्शन को प्रोडक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि वो प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट जिसको आपने सोल्ड किया है और जिसकी या सर्विस रेंडियर्ड की है। सर्विस रेंडियर्ड करने की डायरेक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट को बेचने की डायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? किसी प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हमने बेचना है, या सर्विस रेंडियर्ड, या हमने किसी को सर्विस दी है। तो सर्विस देने पे जो हमारी खर्चा आया है, एक्सपेंडिचर आया है, वो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक, तो सर्विस देने की लागत या बेचे गए माल की लागत को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आते हैं बैड डेबिट्स। बैड डेबिट्स क्या होता है? बैड डेबिट्स वो अमाउंट होती है जो हमारे डेटर हमारी अमाउंट को जब्त कर लेते हैं और हमें उसका पेमेंट करने से मना कर देते हैं।
डेटर वो पर्सन होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है और वो अब हमारा पैसा पे हमें नहीं कर रहे हैं और उन्होंने हमारा पैसा जब्त कर लिया है और अब उस पैसे के मिलने के चांसेस भी नहीं है। तो ऐसी अमाउंट जिसके मिलने के चांसेस ख़त्म हो गए हैं, ऐसी अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, बैड डेबिट्स। तो बैड डेबिट्स इज़ द अमाउंट विच हैज़ बिकम इरिकवरेबल, यानी अब उसे रिकवर नहीं किया जा सकता, इरिकवरेबल हो गई है। ऐसी अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, बैड डेबिट्स बोलते हैं और इसे हमें रिटन ऑफ कर देना होता है, मतलब कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से ख़त्म कर देना होता है। रिटन ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में से ऐसी अमाउंट को रिटन ऑफ कर देते हैं और ये बिजनेस के लिए लॉस होता है और इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा इंसॉल्वेंट। ये दो वर्ड होते हैं, एक इंसॉल्वेंट एक सॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट पहले समझते हैं, उसका अपोजिट सॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है या कोई एंटरप्राइजेस, इंसॉल्वेंट कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस भी हो सकती है। ठीक है, वो ऐसी पोजीशन में हैं जो अब अपना डेब्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई पर्सन या कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि वो अब अपना ऋण चुका नहीं पाता है, अपना डेब्ट, अपना लोन पे करने की कंडीशन में नहीं रह पाता है, तो ऐसी कंडीशन जब अराइज हो जाती है तो उस पर्सन को इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं या इंसॉल्वेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन द पोजिशन, वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि टू पे इट्स डेब्ट, यानी अपने लोन का पेमेंट कर पाए। तो जब ऐसा पर्सन अपने लोन का पेमेंट नहीं कर पाता तो ऐसे पर्सन को हम इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं या इंसॉल्वेंट बिजनेस एंटरप्राइज बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है सॉल्वेंट, ये इसका अपोजिट है। इट इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन द पोजीशन, जो इस पोजीशन में है कि अपने डेब्ट का पेमेंट कर पाए। तो सॉल्वेंट पर्सन वो होता है जो अपने डेब्ट का पेमेंट कर पाता है, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो पर्सन अपने डेब्ट का पेमेंट नहीं कर पाता उसे इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस वैल्यू पर किसी आइटम को शो किया जाता है उसी आइटम को हम क्या बोलते हैं, उसकी बुक वैल्यू बोलते हैं। यानी जिस वैल्यू पर किसी आइटम को बुक्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कराया जाता है वही वैल्यू उसकी बुक वैल्यू बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की पोजीशन को शो करा रहा होता है। ये एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट होता है? इसमें एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती है, कैपिटल, रिजर्व, अदर अकाउंट बैलेंसेस एट देयर बुक वैल्यू। यानी कि बैलेंस शीट में असेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रिजर्व है। ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट है और इसमें अदर अकाउंट के बैलेंसेस भी शो हो रहे होते हैं। इसमें जो केवल और केवल रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट इनके ही बैलेंसेस शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बैलेंसेस बैलेंस शीट में पोजीशन में आते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है हमारा एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी मीन्स होती है एन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब एक बिजनेस एंटरप्राइजेस, उसको एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, टिस्को इंडस्ट्री है, बजाज इंडस्ट्री है, ये सब क्या है? मारुति उद्योग है, ये सब क्या है? ये सब एंटिटी हैं। तो एंटिटी क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक यूनिट होती है। ठीक है, एन एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कि एंटिटी क्या होती है? एक एंटरप्राइजेज जो अकॉर्डेंस विद लॉ
से एस्टैब्लिश्ड हुआ है, लॉ को फॉलो करते हुए अपनी एग्जिस्टेंस में आया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, ईटीसी, ये सभी क्या है, एंटिटी। तो ये सब किसके इनकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है, लॉ के थ्रू, ये लॉ के थ्रू एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो एंटिटी क्या है, एक इकोनॉमिक यूनिट होती है और जो अकॉर्डेंस विद लॉ एस्टैब्लिश्ड होती है, ठीक है ना। तो गाइज ये था हमारा सेकंड चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। अब आप इस चैप्टर को गो थ्रू कर लें, अच्छी तरीके से रीड कर लें, स्टडी कर लें, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, थर्ड चैप्टर पे। ओके गाइज, थैंक यू।